हे गाइस, कॉमिक क्वेस्ट के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो आज से कुछ समय पहले जब डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस रिलीज हुई थी तो उसकी स्टोरी को रीराइट करके मैंने अपनी खुद की एक ऐसी बना दी थी जो मुझे सही लगा। और फिर थॉर लव एंड थंडर आई तो उसको देखकर भी ऐसा लगा कि कुछ चीजें और बेटर हो सकती थी। फिर इसके बाद बहुत सारे लोगों ने मेरे को बोला कि भाई एक बार इसके ऊपर ही बना के देखो, तो फिर मैंने सोचा कि ऐसे कैसे बना देते हैं। तो कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आज मैं रीराइट करने वाला हूं थॉर लव एंड थंडर को। और पहली बता रहा हूं कि मैं अपने हिसाब से जो मुझे सही लगा मैंने बनाया है, बहुत ज्यादा गाली मत देना। तो बिना बच्चा चुराने वाला बाबा बनाए, चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, इस पूरी कहानी को मैं एक नरेटिव वे में सुनाने की कोशिश करूंगा जिसे देखकर और सुनकर आपको थोड़ा सा मजा आए। लेकिन इसके लिए मैंने पिछले वाले वीडियो की तरह मूवी का मेन जो ढांचा है, जो मेन स्ट्रक्चर है, उसको वैसे ही रखने की कोशिश करी है। मतलब जो मूवी के इवेंट्स हैं उनको हमने कुछ कुछ चेंज किया है, लेकिन बाकी सारी चीजें आपको सिमिलर ही मिलेंगी। तो इस रीराइट की शुरुआत भी थॉर लव एंड थंडर के जैसे ही होती है। मतलब हम गॉर को देखते हैं, उसका वो पूरा जो सफरिंग वाला फेज था वो समझते हैं, और उसके बाद हम रापू नाम के उस गॉड को देखते हैं जो एंजॉय कर रहा था। फिर गॉर को नेक्रोसॉर्ड मिलती है तो उसको मार देता है। फिर इसके बाद जो सीन शिफ्ट होता है तो ओपनिंग वाली सीक्वेंस मतलब थॉर की एंट्री भी उसी तरह की है, एंड वही सारे जोक्स, वही सारा बैकग्राउंड म्यूजिक, वही सब कुछ एकदम सिमिलर। बस यहां पर हम एक छोटा सा चेंज करेंगे कि जब थॉर उन सारे के सारे बैंडिट्स को हराने के लिए उस कांच के टेंपल में घुसता है तो उसको वहां पर कुछ गॉड्स की लाशें मिलती है। वो सारे के सारे गॉड जैसे जमीन पे पड़े रहते हैं और थॉर उनको देखकर उन पे ध्यान देने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो बैंडिट्स उस पर अटैक कर देते तो वो इतना फोकस नहीं कर पाता। फिर इसके बाद ये सारी की सारी चीजें सिमिलर वे में प्ले आउट करती है। मतलब थॉर उन सारे बैंडिट्स को हरा देता है, लेकिन उसके दिमाग में ये चीज बैठ जाती है। तो वो गार्डियन से मिलने के बाद उनसे इस बात का डिस्कशन करता है और फिर वो दोनों अपने अपने रास्ते बदल लेते हैं। अब इस पूरी सीक्वेंस में वही सारे फनी जोक्स होंगे, वही सारे चिल्लाने वाले बकरे होंगे, और क्योंकि ओपनिंग सीक्वेंस मूवी का एक बहुत ही बढ़िया सा माहौल सेट करती है तो इसको हम बिल्कुल भी चेंज नहीं करने वाले। फिर इसके बाद हमारी मूवी यहां से थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि हम थॉर को गॉर की तलाश में उड़ता हुआ देखते हैं। वो इन सब चीजों की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है कि आखिरकार हो क्या रहा है, कि तभी उसे एक छोटे से बच्चे की प्रेयर सुनाई देती है एक प्लैनेट पे। जब वो उस प्लैनेट पे जाता है तो वो देखता है कि वो बच्चा प्रे कर रहा है कि वहां पर कई महीनों से बरसात नहीं हुई है, तो थॉर क्योंकि गॉड ऑफ थंडर है तो वो बारिश करवा देता है। अब इसके बाद जब वो उस बच्चे के पास जाता है तो उससे पूछता है कि आखिरकार प्रॉब्लम हुई क्या। तो बच्चा बताता है कि हमारे प्लैनेट के गॉड्स हमारी सारी बातें सुनते थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उनका कोई जवाब ही नहीं आया। और जब थॉर उन गॉड्स के बड़े बड़े महल के बड़े बड़े दरवाजे खोलता है तो वो देखता है कि वो गॉड्स ऐसे खूंटों पे टंगे हुए हैं और उनके आसपास काफी सारी ब्रुटैलिटी नजर आती है। और फिर इसी चीज को फॉलो करते हुए वो एक और पैराडाइज पे पहुंचता है जहां पर गॉड्स एग्जिस्ट करते थे, और वो बहुत ही लश गार्डन है। मतलब अच्छे खासे पेड़ उग रहे हैं। लेकिन जैसे ही थॉर उस गार्डन में थोड़ा भी आगे बढ़ता है तो वो ग्रीनरी चेंज हो जाती है एकदम ब्लैक एंड व्हाइट सिनेरियो में, और हम कुछ कुछ वैसा एक्सपीरियंस करते हैं जैसे गार्डन पूरी तरह से जल के काला पड़ गया हो। और थॉर देखता है कि उस गार्डन में रहने वाले गॉड्स भी वहीं पर मौजूद पेड़ों पे टांग दिए गए हैं। और ऐसे ही करके हम 2-4 मिनट तक यही सीक्वेंस देखते हैं कि थॉर कहीं पर जा रहा है तो उसको मरे हुए गॉड्स मिल रहे हैं, उसके बाद बहुत ज्यादा ब्रुटैलिटी है। वो चीज हमें नहीं दिखाते, हमें सिर्फ थॉर का फेस दिखाया जाता है और उसके एक्सप्रेशन से ही हमें समझ में आने लगता है कि वो कितना ज्यादा परेशान है इस चीज को लेकर। फिर उसके बाद जाकर वो फैलेगर द बेहेमथ और सिफ वाला सीन आता है जहां पर थॉर और कॉर्क पहुंचते हैं और सिफ बताती है कि उसका एक हाथ कट चुका और ये सब कुछ करने वाला और कोई नहीं बल्कि द गॉड बुचर था। अब थॉर उससे पूछता है कि गॉड बुचर है किस चीज का नाम। तो वो कहती है कि वो सब छोड़ो, तुम्हें जल्दी से एस्गार्ड पहुंचना है क्योंकि वो चाबियों के पीछे है। और सिर्फ की इसी बात को सुनकर थॉर बिना टाइम वेस्ट करे तुरंत ही एस्गार्ड की तरफ टेलीपोर्ट करता है, बट ही इज टू लेट क्योंकि उसके सामने सिर्फ डिस्ट्रक्शन है। वो देखता है कि घरों में आग लगी हुई है, कोई रो रहा है, कोई कोने में बैठा हुआ है, किसी के सिर से खून निकल रहा है, किसी का हाथ टूट चुका है, और जो कुछ भी होना था वो हो गया। वो कोने में बैठी हुई वैल्करी को देखता है जिसके माथे से खून निकल रहा है, और धीरे धीरे उसकी तरफ जाते जाते वो एस्गार्ड के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके ऊपर भी नजर डालता है, और उसे रियलाइज होता है कि चीजें जितनी दिख रही हैं उससे बहुत ज्यादा डेंजरस है। वो जैसे ही वैल्करी के पास पहुंचता है तो उसको बताती है कि ये सब कुछ करने वाला और कोई नहीं बल्कि गॉर द गॉड बुचर था, और अगर वो लोग बचे हैं तो सिर्फ थॉर की वजह से। अब थॉर इस चीज को देखकर बड़ा खुश हो जाता है और यहाँ पे थोड़े से जोक वोक होते हैं, और वो कहता है कि अब ठीक है यार, मैं इतना भी औसम नहीं हूं। लेकिन वैल्करी उससे कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही, मैं उसकी बात कर रही हूँ। और फिर हमारे सामने एक लाइटनिंग स्ट्राइक होती है और वहां पे जेन फॉस्टर के थॉर की एंट्री करवाई जाती है। अब इस पूरी सीक्वेंस में जब जेन लैंड करती है तो वही सुपर हीरो लैंडिंग होती है। उसके बाद एक बढ़िया सा स्लो रॉक बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है जिसमें स्लो मोशन में हमें जेन फॉस्टर को दिखाया जाता है, उसके हाथ का म्योनिर दिखाया जाता है, और उसके साथ में थॉर के जो एक्सप्रेशन है वो भी एक फनी सी सीक्वेंस को बनाते हैं। फिर इसके बाद वो सीक्वेंस वैसे ही प्ले आउट करती है जैसे मूवी में हुई थी। मतलब थॉर और जेन एक दूसरे के आमने सामने आती है, वो अपना हेलमेट उतारती है और थॉर
देखकर उसको कहता है कि जेन तुम हो। फिर इसके बाद हम वही उनका लव और ब्रेकअप वाली जो पूरी कहानी होती है उसे फ्लैशबैक में देखते हैं, लेकिन थॉर अपने आप को एक बार फिर से फोकस करता है और जेन और वैल्करी से पूछता है कि आखिरकार हुआ क्या। तो वो दोनों उसको बताती हैं कि उन्हें बहुत ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन गौर बार बार बस एक ही शब्द बोल रहा था और वो था चाबी, मतलब की। एंड यहाँ पे वैल्करी उन सबसे कहती है कि वो लोग गौर को अकेले नहीं हरा सकते, अगर उन्हें गौर को हराना है तो उन्हें आर्मी की जरूरत होगी और इसीलिए उन्हें ओमनीपोटेंसिटी जाना है। अब इसके बाद वाली सीक्वेंस वैसे ही प्ले आउट करती है, मतलब वो स्टॉर्म ब्रेकर को उस बोट में गाड़ते हैं, फिर वो बकरों को बांधते हैं, फिर ओमनीपोटेंसिटी की तरफ निकल पड़ते हैं और इसके बीच में बढ़िया जोक्स वोक्स क्रैक किए जाते हैं। फिर जेन और थॉर के बीच में एक जो रोमांटिक टेंशन है उसको भी हम लोग फील कर पाते हैं और करीब 5-10 मिनट ये चलने के बाद वो सब लोग ओमनीपोटेंसिटी पहुंच जाते हैं। इसके बाद भी वही सारी सीक्वेंस होती है, मतलब वहां पे लैंड करने के बाद एकदम बढ़िया गोल्डन कलरफुल वाइब्रेंट नजर आती है। इनको वहां पर कई सारे गॉड्स मिलते हैं जिनके बीच में ब्लेंड इन करने के लिए इनको वही सारे कपड़े वपड़े पहनने पड़ते हैं। फिर वही जूस का फ्लिक वाला सीन होता है। फिर इसके बाद जूस भी वैसे जोक्स मारता, सोनपरी के जैसे नीचे उतर के आता और थॉर को बताता कि गौर बहुत डेंजरस है, उसके पास नेक्रोसॉर्ड है और इसीलिए हम तो उससे नहीं लड़ सकते। तो ये देखने के बाद थॉर उससे कहता कि ठीक है तुम नहीं लड़ सकते तो मुझे अपना थंडरबोल्ट दे दो। अब ये सुनने के बाद जूस कहता कि थंडरबोल्ट, Do you know about this weapon? How powerful this weapon is? लेकिन तभी जूस के पीछे से एक हल्की सी हंसी की आवाज आती और वो शख्स कहता ओह मैं देखना चाहूंगा, और तुरंत ही कैमरा रूम के दूसरे कोने में जाता और हम लोग देखते कि एक व्हाइट हुडेड फिगर बैठा हुआ है जो जूस से कहता है मुझे तुम्हारा वेपन अच्छा लगा लेकिन अब मेरा भी तो देख लो। और इसी के साथ जमीन में से नेक्रोसॉर्ड निकल के बाहर आने लगती और वहां पर बैठे हुए जितने भी गॉड्स हैं वो सब गैस्प करने लगते, डरने लगते। और जब गौर अपने हुड को नीचे करता है तो थॉर के साथ साथ हम लोग भी पहली बार इस सीन में गौर को देखते और हमें रियलाइज होता कि जो पहले सीन में हमने गौर देखा था ये उससे काफी ज्यादा चेंज होने लगा है। लेकिन उसका हुड नीचे होते साथ ही इस रूम में जितने भी कलर्स हैं वो धीरे धीरे करके ब्लैक एंड व्हाइट होने लगते और सारी की सारी ब्राइटनेस डार्कनेस में ट्रांसफॉर्म होने लगती और वो उस तलवार को जमीन में गाड़ के कई सारे मॉन्स्टर्स को समन करता जो वहां पर मौजूद जितने भी गॉड्स हैं उन पर अटैक करने लगते। और इसी के साथ साथ गौर अपनी तलवार से भी जितने गॉड्स हैं उनको स्ले करना शुरू कर देता। और सिंस ये सीन ब्लैक एंड व्हाइट था तो मार्वल वाले यहाँ पे थोड़ा बहुत खून भी बहा सकते थे, मतलब PG-13 की बाउंड्रीज को जितना पुश करके हमें दिखाया जा सकता था यहाँ पे दिखा सकते थे। और इस मोमेंट में थॉर और गौर का पहली बार कन्फ्रंटेशन होता, मतलब थॉर और गौर एक दूसरे के सामने हैं, गौर गॉड्स को स्ले करता हुआ थॉर की तरफ बढ़ रहा है, थॉर गौर के मॉन्स्टर्स को मारता हुआ गौर की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन इन दोनों के एक दूसरे से फाइट करने से जस्ट पहले जूस उसके सामने आता, वो अपना थंडरबोल्ट लेकर उस पर अटैक करता, लेकिन गौर उसे बस यूं पकड़ के उसी से जूस को मारता। फिर इसके बाद जेन भी इस फाइट में कूद पड़ती और वो गौर को अच्छी खासी टक्कर देने भी लगती, लेकिन जैसे ही थॉर उसकी तरफ पड़ता तो जूस उसे रोक लेता। वो थॉर से कहता कि तुम्हें उसे प्रोटेक्ट करना होगा। थॉर जूस से बस यही पूछता कि किसे प्रोटेक्ट करने की बात हो रही है, एंड जूस के मुंह से निकलने वाले शब्द होते कीज, चाबी, डोर्स। थॉर इस बात को बिल्कुल भी समझ ही नहीं पाता कि आखिरकार जूस बात किसकी कर रहा है, और अपने आसपास देखने के बाद तब जाकर थॉर को क्लिक होता कि गौर किसी भी चाबी या कीज के पीछे नहीं है, वो गॉड ऑफ कीज एंड डोर्स के पीछे है जिसका नाम है पोर्टुनस। और इससे पहले कि थॉर उसे जाकर प्रोटेक्ट कर पाता, गौर उसे लेता है और वहां से सटक लेता है। अब ये सब कुछ होने के बाद जूस मरा तो नहीं था लेकिन काफी बुरी तरह से घायल हो जाता है, तो थॉर को बताता है कि आखिरकार गौर का प्लान है इटर्निटी तक पहुंचकर वही सब कुछ विश मांगना और सारे के सारे गॉड्स का सफाया कर देना, और उसके लिए उसे एक्चुअली में गॉड ऑफ डोर्स एंड कीज की जरूरत थी जो पोर्टुनस था। और अब उसके पास पोर्टुनस भी आ चुका है तो उनकी आखिरी उम्मीद सिर्फ थॉर है, और इसके साथ साथ वो अपना थंडरबोल्ट भी थॉर को सौंप देता है ताकि वो जाकर गौर को रोक पाए। अब इधर दूसरी तरफ हम लोग पहली बार गौर द गॉड बुचर को देखते हैं जिसने पोर्टुनस को उसी केज में लॉक कर रखा है, और वो मस्त अपना एक पैर पे दूसरा पैर रख के उस पे तलवार रख के हुड ओढ़ के हंस रहा है, और उसके सामने पोर्टुनस है जिसे देखकर वो कहता है कि चल मेरा काम कर। लेकिन पोर्टुनस उससे कहता है मैं जानता हूं तुम कौन हो, तुम गौर द गॉड बुचर हो, और अगर मैं तुम्हारे सामने हूं इसका मतलब है आई एम ऑलरेडी डेड, तो मैं तुम्हारे लिए काम करूं या नहीं करूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये सुनकर गौर उसकी तरफ देखता है, हंसता है और उससे कहता है I was hoping you would say that। और ये बोलने के बाद वो एक और केज को निकालता है जिसके अंदर 3 लोग होते हैं। वो एक इशारा करता है और केज डिसॉल्व हो जाती है, लेकिन वो तीनों लोग वहां पर बंधे हुए रहते हैं। और गौर आराम से अपनी जगह से उठता है, धीरे धीरे फर्स्ट वाले के पास जाता है और पोर्टुनस से पूछता है कि क्या तुम इसको जानते हो। पोर्टुनस कुछ भी नहीं बोलता, तो गौर धीरे से मुस्कुराता है और कहता है ये गॉड ऑफ आर्म्स एंड लेग्स है, और इसी के साथ वो अपने तलवार की एक वार से उसके दोनों हाथ काट देता है। फिर वो दूसरे के पास धीरे धीरे हंसते हुए जाता है जो ऑलरेडी घबराना शुरू कर चुका था, और पोर्टुनस से एक बार फिर से पूछता है इसको जानते हो। पोर्टुनस दोबारा से कोई जवाब नहीं देता, तो गौर उससे कहता है ये गॉड ऑफ लैंग्वेजेस है,
और इसी के साथ वो उसका मुंह खोल के उसकी जीप काट देता है। फिर उसके बाद वो तीसरी लेडी के पास पहुंचता है और पोर्टुनस से पूछता है इसको जानते हो, लेकिन पोर्टुनस डर के मारे कुछ नहीं बोल पा रहा था, लेकिन गौर इस बात को समझ जाता है। तो मुस्कुराते हुए उससे कहता है थिया, गॉडेस ऑफ साइट, और इसी के साथ वो एक बार में इसकी दोनों आंखें फोड़ देता है। अब मैं पहले ही बता रहा हूं कि पूरी की पूरी सीक्वेंस PG-13 के दायरे में रहकर बनाई जा सकती थी, मतलब कुछ कुछ जैसे अगर आप लोगों ने मैट्रिक्स की बैटमैन देखी होगी तो उस तरह से, मतलब बस समझ में आने की जरूरत थी कि हो क्या रहा है, और बाकी सब चीजें वैसी चलती रहती जैसे PG-13 में चल रही है। और सिंस सीन पूरा ब्लैक एंड व्हाइट होता तो वो ब्लड वाला तो कुछ टेंशन था ही नहीं। और ये देखकर पोर्टुनस की हालत ऑलरेडी खराब होने लगी थी, लेकिन गौर फट से उसके पास पहुंच जाता और उसके कान में कहता है अब तुम खुद सोच लो कि तुम गॉड्स ऑफ डोर्स एंड कीज हो तो तुम्हारी शक्तियां कहां पर होंगी यहां पर ना। और ये सब कुछ हो ही रहा था कि थॉर और उसका शिप अचानक ही वहां पर आ पहुंचते हैं, क्योंकि ज़ूस ने ऑलरेडी पोर्टुनस को ट्रैक करने का एक तरीका बना लिया था। अब इसके बाद होने वाली पूरी की पूरी सीक्वेंस वैसे ही प्ले आउट करती है जैसी मूवी में थी, बस इसको थोड़ा सा छोटा कर देते और वैल्करी और गौर के बीच में जो कन्वर्सेशन हुई थी उसको साइड में कर देते, क्योंकि वो बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं थी। गौर जेन को पकड़ के अपने सामने लाता और उसको कहता कि ह्यूमन, पावरफुल बट सफरिंग, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन दूसरी तरफ उसकी थॉट से जो कन्वर्सेशन होती वो उसमें अपनी कहानी बताता बिल्कुल शॉर्ट में, और ये बोलता कि गॉड्स को जो स्टेटस मिलता है, जो प्रेयर्स मिलती हैं, वो उनको डिजर्व नहीं करते। तुम डिफरेंट हो तो इसीलिए मैं तुमको बस समझा रहा हूं कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूं उसके पीछे मेरे अपने रीजंस है। फिर इसके बाद इन तीनों के बीच में एक बहुत ही बढ़िया सी फाइट होती जैसी हमने इस मूवी में देखी थी, और एकदम मस्त तरीके का एक्शन हमें देखने को मिलता, वही स्लो मोशन सीक्वेंसेस, रॉक म्यूजिक का बैकग्राउंड, और इन तीनों को मिलके भी गौर को हराने में बहुत डिफिकल्टी होने लगती है। तो ये प्लान बनाते हैं कि एक काम करते, सब कुछ छोड़ते हैं, पोर्टुनस को लेकर वहां से निकलते हैं। तो जैसे ही पोर्टुनस को उठाते और वहां से जाने लगते हैं, गौर वैल्करी को पकड़ के चक्कू मारता पीछे से और इंजर कर देता। अब थॉर के सामने यहां पर दो चॉइसेस होती, या तो वो गौर और जेन को लेकर वहां से निकल जाए, क्योंकि जेन फॉस्टर भी अब थकने लगी थी, तो उसे मजबूरी में आकर अपने दोस्तों को चूज करना पड़ता और उन्हें लेकर वहां से टेलीपोर्ट करके अर्थ पे पहुंच जाता। अब जैसे ये लोग टेलीपोर्ट करते तो वहां पर हमें व्हाइट कलर का फ्लैश देखने को मिलता, और हमारी कहानी 7 दिन पीछे जाती, जहां पर हम देखते कि जेन फॉस्टर कुर्सी पे बैठकर कीमोथेरेपी ले रही है। और इसके बाद हमें स्टार्टिंग की वही पूरी जेन फॉस्टर की सीक्वेंस देखने को मिलती है, और यहां पे हमें पता लगता कि जेन को एक्चुअली में कैंसर है। और उसके बाद फिर थॉर और जेन के बीच में जो हॉस्पिटल में कन्वर्सेशन होती है वो एज इट इज हो जाती, और जेन को वो ये समझाता कि तुम्हारा जिंदा रहना जरूरी है। और आखिर में वो ज़ूस का थंडरबोल्ट और अपना स्टॉर्म ब्रेकर लेके निकल पड़ता गौर से लड़ने के लिए। अब जैसे वो इटर्निटी के दरवाजों पे पहुंचता तो वो देखता कि गौर ने पोर्टुनस को ऑलरेडी काम पे लगा दिया है, उसके मुंह से खून बह रहा है, मतलब उसने उसको भी टॉर्चर करा होगा, और इटर्निटी का दरवाजा ऑलमोस्ट खुल सा गया है। लेकिन गौर थॉर को देखते ही अपने मॉन्स्टर्स को समन कर लेता है, और पहले तो थॉर लाइटनिंग बोल्ट और स्टॉर्म ब्रेकर के बढ़िया बढ़िया कॉम्बो मारता है और एकदम रॉक बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ उनको सबको स्ले करने लगता है। लेकिन धीरे धीरे करके वो थॉर को भी ओवरवेल्म करने लगते हैं, क्योंकि गौर अब इतने सारे गॉड्स को मारने के बाद बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका था। तो इसी वजह से उसके जितने भी मॉन्स्टर्स हैं वो थॉर को धीरे धीरे करके हराना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी मस्त सा रेट्रो 80s का बैकग्राउंड बजता है म्यूजिक में, और हम लोग देखते हैं कि एक पोर्टल को खोल के गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वहां पे पहुंच चुके हैं, जिनको थॉर ने इटर्निटी पे पहुंचने से पहले एक डिस्ट्रेस कॉल भेज दिया था। लेकिन वो लोग अकेले नहीं हैं, क्योंकि उनके साथ में कुछ रैवेजर्स भी हैं, और ये सब लोग मिलकर फिर उन मॉन्स्टर से फाइट करना शुरू कर देते हैं। और तब जाके हमें थॉर और गौर के बीच में एक बढ़िया सी स्टैंडर्ड बैटल देखने को मिलती है, जिसमें गौर अब इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है कि थॉर उसके साथ कीप अप भी नहीं कर पा रहा। उसके पास थंडरबोल्ट और स्टॉर्म ब्रेकर दोनों है, लेकिन फिर भी उसको डिफिकल्टी हो रही है। लेकिन तभी वहां पर जेन फॉस्टर की एंट्री होती, और फिर यहां पर हमें एक बहुत ही एपिक सी बैटल देखने को मिलती। लेकिन तब जेन इस बात को पॉइंट आउट करती कि अगर उन्हें गौर को हराना है तो उन्हें गौर और नेक्रोसॉर्ड दोनों को अलग अलग करना होगा। और इसी चीज को ध्यान में रखकर थॉर बाइफ्रॉस्ट खोलता है और नेक्रोसॉर्ड को वहां से दूर भेज देता है। अब गौर उसके पीछे जाने की कोशिश इसलिए नहीं करता क्योंकि इटर्निटी का दरवाजा खुल जाता है, तो मतलब गौर का काम हो चुका था। इसीलिए थॉर और जेन जब उसे देखते हैं तो वो इटर्निटी के दरवाजे से दूसरी तरफ जा रहा होता है, तो वो दोनों भी वहां पहुंच जाते हैं। इसके बाद जो पूरी की पूरी सीक्वेंस है वो वैसे ही प्ले आउट करती है जैसे मूवी में हुई थी। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा चेंज ये होता कि थॉर गौर के पास जाकर उससे ये कहता कि मैं मानता हूं कि गॉड्स अपने काम ठीक तरह से नहीं करते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गौर को भी रिवेंज चूज करना पड़े। वो लव को चूज करके अपनी बेटी को बचा सकता है। और बस इसके बाद
थॉर अपनी बेटी को चूज करता है, उसकी डेथ हो जाती है, वहीं पर जेन फॉस्टर की भी डेथ हो जाती है और इसके बाद पूरा का पूरा वैसे ही प्ले आउट करता है। मतलब थॉर उसकी बेटी लव को पालता है, बड़ा करता है और आखिर में हम वही लव के हाथ में स्टॉर्म ब्रेकर और थॉर के हाथ में म्योनर वाली सीक्वेंस देखते हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग इस चीज को मैंने इसीलिए चेंज नहीं करा क्योंकि मुझे नहीं पता कि मार्वल के इस लड़की को लेके क्या प्लान्स है, तो इसीलिए मैं एंडिंग को लेके थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड था, नहीं तो पर्सनली मैं इससे भी थोड़ा बहुत चेंज करना चाहता। फिर इसके बाद हम वही 2 पोस्ट क्रेडिट सीन्स देखते हैं, लेकिन क्योंकि अब यहाँ पे ज़ूस थोड़ा सा चेंज हो चुका है तो वो हरक्यूलिस को इंट्रोड्यूस तो करवा देते, लेकिन वो सुपर हीरोज के खिलाफ उसे भड़काता नहीं। फिर इसके बाद दूसरे वाले को मैं चेंज करना चाहूंगा क्योंकि यहाँ पर जेन फॉस्टर को वल्हाला भेजने में मेरे को अभी कोई सेंस नहीं लगा, तो इसीलिए हम लोग इस वाले सीन में नेक्रोसॉर्ड को स्पेस में फ्लोट होता हुआ देखते और उसके बैकग्राउंड में हमें बस इको सुनाई देती, मतलब जैसे कान में विस्पर्स होती है ना, तो वैसा सुनाई देता, फाइंड मी, मुझे ढूंढो। और बस इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती। तो कुल मिला के मैं बस इतना बोलना चाह रहा हूं कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर नहीं भी लगी तो वैसे बहुत गाली मत देना, बस बता देना कि क्या क्या कमी लगी है। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करेंगे। जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम। पनीर लेंगे? पनीर तो बेटा कुछ दिनों में इतनी इतनी थैलियों में सोनार की दुकान पे बिकेगा। पनीर दूं? नहीं बस